आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका आज हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर 10 गुप्ता एम्पायर की। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और गुप्ता एम्पायर की हम बात करने वाले हैं, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि लगभग 500 सालों का रहा, ठीक है, 300 एडी से लेकर 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक। अब हम बात करेंगे गुप्ताओं की, है ना। देखिए सेंट्रल में आपको पता है, सेंट्रल इंडिया में डेक्कन साउथ में सातवाहना थे, इनके बारे में हमने बात की थी ना, जब मौर्यन एम्पायर टूटा। तो सातवाहना, कुषाण, ये दो लार्ज पॉलिटिकल पावर्स थे। कुषाण जो थे वो नॉर्थ में थे और साउथ में सातवाहना के पास पूरी की पूरी पावर थी। और एक्सट्रीम साउथ में जाएंगे तो चोल, चेरस और पांड्या ये थे। अब 230 एडी के आसपास, थर्ड सेंचुरी एडी में दोनों की ही पावर डिक्लाइन हुई। यहां पे फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया और फिर हम देखते हैं कि गुप्ताओं का उदय हुआ। ठीक है ना। अब अभी हम इस मैप पे आएंगे। फिलहाल ये है गुप्ता एम्पायर, ये तो एक पार्ट है। वैसे आपको बता दूं कि देखिए गुप्ता जो थे वो, उनमें तीन सबसे महान रहे, मतलब तीन का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। एक थे चंद्रगुप्त वन, दूसरे हैं समुद्रगुप्त जिन्होंने एक्सपैंड किया, चंद्रगुप्त ने अगेन कंसोलिडेट किया, समुद्रगुप्त ने एक्सपैंड किया और देन चंद्रगुप्त टू फर्दर एक्सपैंड किया। ये तीन जो हैं ये बहुत महान माने जाते हैं। इन तीन की ही वजह से गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया, बाकी भी थे, ऐसा नहीं, बाकी भी थे। तो आप ये देख सकते हो गुप्ता एम्पायर की अगर बात करें तो इसको श्री गुप्त ने फाउंड किया था। श्री गुप्त 240 से लेकर 280 एरा, कॉमन एरा था। लेकिन जो रियल पावर थी ना दोस्तों, जो रियल अथॉरिटी, मतलब जो जिन्होंने, जो रियल फाउंडर बोले जाते हैं, वो है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी आते आते गुप्ता एम्पायर को प्रॉपर स्टैब्लिश कर दिया। श्री गुप्त ने डेफिनेटली गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया, ये थे, लेकिन चंद्रगुप्त वन ने प्रॉपर तरीके से इनको स्टैब्लिश किया, ये चीज है। और याद रखिएगा इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है घटोत्कच, श्रीगुप्त के बेटे, देन चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने ही गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश किया और साथ ही साथ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद भी गुप्ता एम्पायर में ही हमको देखने को मिलता है। महाभारत और रामायण भी इसी समय कैनोनाइज्ड हुई थी, लिखी गई थी। यहां पे नवरत्न, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, वात्स्यायन, जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट, साइंस की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो ये महारथी थे, ये गुप्ता एरा में ही थे, इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, शानदार। हिंदुइज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता था, शैविज्म, वैष्णविज्म यहाँ पे फॉलो किया जाने लगा। लेकिन बार बार इन्वेजन, हुनों का इन्वेजन जो होता था, उसकी वजह से गुप्ता एम्पायर फेल हुआ। तो सबसे पहले आए श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त ने एक्सपैंड किया। समुद्रगुप्त बड़े दयालु राजा थे, इनको डोनर ऑफ 1000 काउज भी बोला जाता है, कि हजारों हजारों गाय दान कर देते थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बड़े तगड़े राजा भी थे, मतलब ये अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे थे। समुद्रगुप्त ने एक्सपैंड किया। अब जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया वो तो ठीक है, अब जो नहीं कर पाए उनकी बैंड बजा दी समुद्रगुप्त ने, ऐसा था। तो यही चीज है चंद्रगुप्त वन को। वैसे श्रीगुप्त को बिहार में एक छोटा सा लैंड मिला था और वहां उसी लैंड पे ही, उसी जमीन पे ही श्रीगुप्त ने गुप्ता एम्पायर की स्थापना की। और उसके बाद फिर घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त वन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हरि सेन ने लिखा था। वहां पे आपको हरि सेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, वो बहुत कुछ बताते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। देवी चंद्रगुप्तम, उसमें भी हमको गुप्ताओं के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है। चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी, कुमार देवी, तो पूरा का पूरा लिच्छवी किंगडम इनके पास आ गया था। चंद्रगुप्त वन इंपीरियल पावर, चंद्रगुप्त वन पहले थे गुप्ता एम्पायर में इंपीरियलिज्म लाने वाले। इन्होंने इंपीरियल टाइटल महाराजा धिराज ये लिया था और उसके बाद इनका बेटा समुद्रगुप्त आया। तो चंद्रगुप्त वन के समय ये पूरा बिहार जो आपको दिख रहा है ना,
ये इनके पास आ गया। तो क्या कैपिटल क्या होगी चंद्रगुप्त, मतलब गुप्तों की? पाटलिपुत्र, राइट। फिर उसके बाद आया समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त। रामगुप्त की भी कहानी जानेंगे, फिर चंद्रगुप्त टू, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। तो ये 4 गुप्ता जो थे ये हमको देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, ये अर्ली गुप्ता थे, फिर लेटर गुप्ता में विष्णुगुप्त, लास्ट जो थे ना वो विष्णुगुप्त रूलर थे। ये सबको जानने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे गुप्ता आए थे लेकिन। तो कुषाण को गुप्ताओं ने फाइनली ओवरथ्रो किया। नॉर्थ में कुषाण जो थे वो रूल कर रहे थे 275 एडी के आसपास। जमीन इन्होंने कुषाणों से ली। श्रीगुप्त ने बिहार में गुप्ता एम्पायर की स्थापना रखी। ओके, अब गुप्ताज जो थे वैश्य ओरिजिन के माने जाते हैं, जो कि ट्रेडर्स थे। आज भी जो गुप्ता हैं वो बनिया होते हैं वैश्य ओरिजिन के। तो देवर बेसिकली ट्रेडर्स। तो गुप्ताओं को इसलिए नाम भी गुप्ताज, तो ये वैश्य ओरिजिन के माने जाते हैं। अब अर्ली गुप्ता के बारे में तो हमको ज्यादा नहीं जानने को मिलता। वही है कि श्रीगुप्त जो थे वो पहले रूलर थे और उसके बाद इनका बेटा घटोत्कच आया। दोनों ने ही महाराजा का टाइटल लिया, लेकिन महाराजा धीराज जो है वो चंद्रगुप्त वन ने लिया। यहां पे आप समझिए कि ही की जगह होगा चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन होगा। सो चंद्रगुप्त वन मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस। दोनों ने नहीं, चंद्रगुप्त वन यहां पे होगा, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन मिस हो गई है। चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं। 319 से 335 एडी, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स खूब मिंट किए। अब इन्होंने जो शक सत्राप्स थे उज्जैन के जो गवर्नर्स थे शक, इनको हराया। लिच्छवी किंगडम की क्वीन से शादी की, कुमार देवी से शादी की और पूरा का पूरा लिच्छवी इनके पास आ गया। मैरिटल अलायंस, दिमाग लगाया इन्होंने। और यहां से गुप्ता एरा की शुरुआत हो गई। अब अगले 300 सालों तक गुप्ता एम्पायर जो है वो चलेगा। 300 नहीं, 200 सालों तक तगड़े से। 540 के आसपास गुप्ता एम्पायर जो है वो डीस्टैब्लिश होता है। चंद्रगुप्त वन के बारे में बात करें तो इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। समुद्रगुप्त है, देखिए कहानी तो मैंने इन सबकी बायोग्राफी रिव्यू की, आप देखिएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वी.ए. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, जिस तरीके से नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था ना, हालांकि नेपोलियन ऑफ, ये गलत टाइटल है एक्चुअली। ये टाइटल नवाजी जो होती है ना, जो टाइटल दिए जाते हैं, बहुत ही, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये भारतीय जो रूलर्स हैं उनको नीचा दिखाया जाता है। अरे नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। ना ही समुद्रगुप्त को क्यों नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन जो है वो भैया 1789, कहां वो 18th सेंचुरी में आया, और समुद्रगुप्त जो है ये 4th सेंचुरी में आ गए, और आप बेइज्जती कर रहे हैं यहां पे, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। एनीवे, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। विंसेंट स्मिथ, ये कई बार सवाल भी पूछा गया है। इलाहाबाद पिलर, इनके कोर्ट पोएट थे हरि सिंह, जो इनकी बहुत तारीफ किया करते थे। ये बताते हैं कि कौन कौन से देश जो है वो समुद्रगुप्त ने जीते। टोटल 12 राजा है, वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। समुद्रगुप्त एक्चुअली क्या था कि जो नॉर्थ ए वाला एरिया तो समुद्रगुप्त ने पूरा अपने पास ले लिया, लेकिन साउथ में जाने के लिए आपको विंध्य पार, वो विंध्य श्रृंखला है ना, तो वो पार करनी पड़ती थी। तो वहां पे समुद्रगुप्त ने इन्विटेशन भेजा, अटैक नहीं किया कि भाई सरेंडर हो जाओ, नहीं सरेंडर हो तो हम अटैक करने आ रहे। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को दक्षिण पथ बोला जाता है, क्योंकि ये साउथ तक चले गए थे, ये कांची तक चले गए थे। पल्लव रूलर विष्णुगुप्त, मतलब पल्लव रूलर जो थे उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, हम तुम्हारी जो सुजरेनिटी है वो एक्सेप्ट करते हैं। समुद्रगुप्त ने लगभग 100 लड़ाइयां लड़ी थी, इसीलिए इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी हमको देखने को मिलता है। अब देखिए कॉइन जो है वो बहुत कुछ बताते हैं। कॉइन पे जो छपा होता है ना, वो हमको रूलर्स के बारे में बहुत ज्यादा बताती है। तो एक कॉइन में इनको लिच्छवी दुहित्र, यानी कि डॉटर सन ऑफ द लिच्छवी बोला गया है। अश्वमेध यज्ञ जो है इन्होंने परफॉर्म किया। अश्वमेध यज्ञ, ये घोड़ा छोड़, आप पता है ना कि घोड़ा छोड़ देते थे। घोड़ा, अब जिस भी किंगडम से वो घोड़ा जाता था, सजा सुजू के सब आर्मी के साथ छोड़ते थे, वो किंगडम उनका। और जिसने घोड़ा रोक लिया, उस अश्व को रोक लिया, उस किंगडम को युद्ध करना पड़ता था जिसने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। सबसे बड़ी बात थी गुप्ताओं की, अगेन ये सेक्युलरिज्म जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। भारत में अभी तक आपको सब के सब सेक्युलर मिले, तो सेक्युलरिज्म जो है सारे धर्मों का स्वागत है। बुद्धिस्ट किंग आए थे, सीलोन,
मेघवर्मन ने यहाँ पे बोध गया में मोनेस्ट्री बनाई थी, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, आइए रहिए, कोई इशू नहीं है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत पसंद था समुद्रगुप्त को। हरिसेन बड़े इनके फेवरेट पोएट थे, खुद भी ये कविताओं में बड़े लिप्त रहते थे, तो इनको कविराज मार्ग भी बोला जाता है, कविराज। तो हरि सेन वासुबंधु जो हैं वो इनके कोर्ट में रहते थे। और आप समझिए कि कुछ गोल्ड कॉइन्स ऐसे हैं, अब गोल्ड कॉइन जो है वो बहुत ही मतलब जैसे 1000 का नोट, 1000 का तो चलता नहीं है, 500 का नोट सबसे ऊंची करेंसी होती है ना, उस समय गोल्ड कॉइन होता था, ये सबके पास नहीं होता था। तो गोल्ड कॉइन में समुद्रगुप्त वॉज प्लेइंग वीणा, यानी कि एक तरफ तो ये छक्के छुड़ाने दुश्मनों के और दूसरी तरफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गाना वाना भी गाते थे भैया, बढ़िया ऐसा। एक कॉइन में समुद्रगुप्त बांसुरी बजा रहे हैं। बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे ये, और इन्होंने वासुबंधु के अंडर ही बुद्धिज्म को भी सीखा। हालांकि ही वॉज ब्राह्मणिकल रिलीजन के फॉलोअर थे, ये बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, बट अगेन ही वॉज टॉलरेंट सारे फेथ में, ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर फेथ, ऐसा नहीं है, सेक्युलरिज्म यहां पे भी चल रहा है। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य, बहुत सारे राजाओं ने विक्रमादित्य टाइटल लिया है, बहुत सारे राजाओं ने, 380 से 413 एडी। अब चंद्रगुप्त टू की कहानी यह है, देखिए समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त। समुद्रगुप्त टू ने पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर लिया, पूरा एक्सपैंड साउथ तक एक्सपैंड कर लिया। चंद्रगुप्त वन ने ये इधर बिहार वाला एरिया, नॉर्थ वाला एरिया जीता। समुद्रगुप्त चला गया पूरा साउथ तक, और जब चंद्रगुप्त टू आए तो इधर गुजरात वाला भी एरिया उन्होंने ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया प्लस नॉर्थ इंडिया गुप्ताओं के पास आ गए जब तक चंद्रगुप्त टू थे। लेकिन समुद्रगुप्त भाई यहां पे शक रूलर जो था, मैं नाम भूल गया, शक रूलर का बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त। रामगुप्त को ऐसा नपुंसक टाइप बोला जाता है कि मतलब वह बहुत ही वीक राजा था। तो जब शक रूलर का खतरा मंडराया, उससे उस समय जो है वो बड़ा, अरे भाई ये जो है बहुत खतरनाक है, ये अटैक करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो रामगुप्त इतना डर गया, बोला कि भाई हमारी बीवी ले लो। अब इनकी रामगुप्त की जो बीवी थी वो थी ध्रुव देवी, हमको अटैक ना करो, बदले में हमारी बीवी ले जाओ और सब किंगडम ले जाओ। तो चंद्रगुप्त टू ने बोला पागल आगल हो गया है क्या? तो चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को मारा, ध्रुव देवी से शादी की और उस अटैक को रोक लिया। तो चंद्रगुप्त टू भी एक्सपेंशनिस्ट थे, जैसा कि इनके पिताजी समुद्रगुप्त थे। और यहां पे गुप्ता एम्पायर एक अलग ही उस पर चला गया। मेहरौली आयरन पिलर जो है वो बताता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था ना, वो भी अब इनके पास आ गया, ये गुजरात वाला पार्ट भी इनके पास आ गया। चंद्रगुप्त टू की बेटी थी प्रभावती, इसने शादी की थी वकाटाका प्रिंस किंग रुद्रसेन टू से। तो मैरिटल अलायंस भी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद चंद्रगुप्त टू के ही समय हमको नवरत्न भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त टू वॉज वैष्णवाइट, ब्राह्मण्स थे ना, तो ही वॉज बेसिकली वैष्णवाइट। उस समय देखिए हिंदुइज्म के चार होते हैं सेक्ट, वैष्णवाइट, शैवाइट। वैष्णवाइट वो जो विष्णु की पूजा करते हैं, शैवाइट वो जो शिव की पूजा करते हैं, देन शक्तिज्म, समर्थिज्म। ठीक है, शक्तिज्म मतलब होता है देवी की पूजा, और समर्थिज्म मतलब देवताओं की पूजा। तो ये बेसिकली हिसाब किताब रहा। तो इनके हमको यूरोप से ट्रेड भी देखने को मिलते हैं। यूरोपियंस आते थे चंद्रगुप्त टू के पास, सर लेंगे कुछ? चंद्रगुप्त हाँ क्या लेके आए हो बताओ मुझे। चंद्रगुप्त टू एक कॉइन में ऐसे दिखाएगा कि एक शेर को मार रहे हैं। गुजरात में गिर है ना, गिर, अब तो गिर बहुत बढ़िया हो गया, तो वहां पे शेर अभी भी हमको मिलते हैं गुजरात चंद्रगुप्त टू के अंडर। तो भाई घूमने गए होंगे, शेर ने हमला कर दिया होगा, तो शेर को मारते हुए भी दिखाए गए हैं। ये चीज फाहीन जो है वो चंद्रगुप्त एम्पायर में बहुत घूमे, इधर उधर घूमे, और काफी जगह इन्होंने मतलब बताते थे कि बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। फाहीन जो है वो चंद्रगुप्त टू के ही समय में आए थे और बहुत इट वॉज वेरी प्रॉस्पेरस। ये चीज चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो है वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। तो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये शक रूलर थे, रुद्रसिम्हा, याद रखिएगा ये थे रुद्रसिम्हा। ठीक है, इन्होंने लास्ट ऑफ द शक रूलर रुद्रसिम्हा टू को हरा दिया था। हाँ, रुद्रसिम्हा थे। ओके, तो ये चीज है, इनको विक्रमादित्य बोला जाता था। चलिए, और उसके बाद फिर इन्होंने टाइटल लिया था सिम्हा विक्रमा, मतलब शेर। सिम्हा मतलब शेर,
तो चंद्रगुप्त टू ने उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत ज्यादा कॉमन थी, तो वकाटका प्रिंस रुद्रसेन टू के साथ इन्होंने प्रभावती की शादी करा दी। वकाटका का भी खतरा टल गया, ये चीज है। ये भी आर्ट एंड कल्चर के मैन थे। नवरत्न, जिसमें कालिदास, अमर सिम्हा, आचार्य दिंगानंगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वीरसेन इनके कोर्ट पोएट थे एंड ही वाज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त टू। फाहिंग चाइनीज ट्रैवलर जो है वो चंद्रगुप्त टू के समय में आए। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद है कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने महेंद्रादित्य का टाइटल लिया था। अब इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुमारगुप्त ही थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। लॉर्ड कार्तिकेय, सन ऑफ लॉर्ड शिव, उसके फॉलोअर थे। तो कुमारगुप्त वन ने एक नए तरीके के गोल्ड कॉइन चलाए, जिसमें कार्तिकेय जो हैं भाई भगवान शिव के, गणेश और कार्तिकेय ये दो बेटे हैं ना, तो कार्तिकेय जो है ही वॉज राइडिंग ऑन हिज पीकॉक। ये चीज है। हुन अटैक भी हमको यहां पे देखने को मिलता है। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होगी, यहां से फॉल शुरू होगा। अब अगले 100 सालों में ये हुन जो है वो इतनी बार अटैक करेंगी, ये जो ट्राइब है ये इतनी बार अटैक करेगी कि गुप्ता एम्पायर जो है इट विल फॉल। ये चीज है। और अब कोई चंद्रगुप्त टू जैसा रूलर भी नहीं होगा कि वो आए और बचाएगा। नहीं, अब जो रूलर्स है वो भी काफी वीक होंगे। ये चीज है। गुप्ता एम्पायर को वीक करने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है हुणों का इन्वेजन। हालांकि हुणों को बाद में हराया गया। इंडियन प्रिंसेस जो थे, जितने भी भारतीय राजा थे, वो सब मिल के आए और इसमें यशोधर्मन भी थे, और उन सब ने मिल के हम ये देखते हैं कि हुणों को हराया। ये भी काफी शानदार कहानी है। तो ये चीज है। कुमारगुप्त की मृत्यु होती है 454। अब इनके रीन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस जैसा चल रहा था वैसे ही हुआ। बस एक नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की। देन उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सब मैं बता ही चुका हूं कि कैसे उन्होंने मालवा रीजन और अच्छा खासा सेंट्रल इंडिया भी ऑक्यूपाई कर लिया था। अब इसमें एक गोल्ड कॉइन में संत स्कंदगुप्त जो हैं वो राजा की तरह खड़े हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए। इन्होंने सुदर्शन लेक को रिस्टोर कराया। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक को, याद रखिएगा सुदर्शन लेक कई बार रिस्टोर करवाई गई। तो रुद्रदमन ने भी सुदर्शन लेक को रिस्टोर कराया था, याद है ना। और ये स्कंदगुप्त ने भी यही किया। हुणों के अटैक को 2 बार स्कंदगुप्त ने रोका, इसीलिए इन्होंने भी टाइटल लिया विक्रमादित्य। लेकिन स्कंदगुप्त के जो सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, और अल्टीमेटली आने वाले कुछ सालों में 550 एडी के आसपास गुप्ता एम्पायर का फॉल हुआ। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर उभरा जिसको पुष्याभूति एम्पायर कहते हैं। अब मेन चीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे गुप्ताओं की, ठीक है। गुप्ताओं को गोल्डन रूल ऑफ इंडिया बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? गुप्ता राजाओं की बहुत बड़ी बात यह थी कि बड़े बड़े टाइटल लेते थे, इंपीरियल टाइटल लेते थे। महाराजा धिराज, परमेश्वरा, विक्रमादित्य, परम भट्टारक। इसका मतलब यही होता था कि ये ज्यादा राजाओं पे रूल नहीं करते थे। मतलब एक ये सेंट्रलाइजेशन यहां पे आपको देखने को मिलता है। और किंगशिप जो है हेरिडेटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो थ्रोन है, जो गद्दी है, वो सबसे बड़े बेटे को मिलती थी, नहीं। अब यहां पे भी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप हमको देखने को मिलती है कि गुप्ता भी जो टाइटल्स लेते थे वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे। तो किंग जो था, राजा जो था, ही वॉज लुक्ड अपॉन एज विष्णु द प्रोटेक्टर एंड द प्रिजर्वर। ऐसा गुप्ता कॉइन्स में हमको लक्ष्मी तो देखने को मिलती ही है, जो कि विष्णु की कंसॉर्ट है, विष्णु की वाइफ। कॉइन से हमको बहुत कुछ पता चलता है। कॉइन से हमको यह पता चलता है कि पहली बात तो ये इनका सिस्टम कैसा था, कौन सा भगवान को पूजते थे, बहुत कुछ कॉइन से हमको पता चलता है। तो सबसे पहले गुप्ताओं में होता था किंग, फिर अमात्य, सिविल सर्वेंट्स, मिनिस्टर्स, देन महादंड नायक। चलिए अभी हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि कैसे ये डिवाइडेड था। ये नॉर्दर्न में बात करें तो उत्तर पद तक्षशिला, ये यहां के प्रोविंस थे, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस, मेन कैपिटल था मगध, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट। गुप्ताओं की कैपिटल पाटलिपुत्र रही है। उसके बाद नॉर्दर्न में तक्षशिला आपको देखेगा, आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया उत्तर पथ।
फिर दक्षिण पद में आपको सुवर्ण नगरी देखने को मिलेगी, यहां तक इनका कंट्रोल। ईस्टर्न में आपको तोशाल या कलिंग, और वेस्ट में आपको उज्जैन। आर्मी की बात करें तो राजा के पास एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी होती थी, और यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूडलिज्म जो है वो बड़ा कॉमन हो गया था। लैंड ग्रांट्स जो है वो अब गुप्ताओं के दौरान जो है वो होने लगे थे। फिर इन्फेंट्री होती थी, देन कैवलरी होती थी, वही घोड़ों पे भी सेना होती थी। हॉर्स आर्चरी जो थी, है ना, घोड़ों पे जाते हुए एकदम तीर चलाते हुए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। रेवेन्यू की बात करें तो लैंड टैक्स जो है वो कई बार इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स पे टैक्स जो है वो डिक्रीज हुआ। लैंड टैक्स जो था वो 1/4 था, यानी कि 25% से आपको 1/4 से लेकर 1/6 तक आपको देना पड़ सकता है, यानी कि 20 से 25% तक आपको जो लैंड टैक्स है वो देना पड़ सकता है। काफी ज्यादा था यार, मतलब अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 25 रुपए आपको राजा को देने पड़ेंगे। अब ये जो था ये आपको देना था, और इसी से इनकी आर्मी चलती थी। साथ ही साथ जब भी जहां से भी इनकी रॉयल आर्मी जाती थी, वहां के लोकल लोग रॉयल आर्मी को खाना देते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो गांव वालों को लेबर करना पड़ता था, इनको विष्टी बोला जाता था कि ये रॉयल आर्मी को सर्व करते हैं। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी वॉज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। लॉ बुक्स इसी पीरियड में कंपाइल हुई। सिविल और क्रिमिनल लॉज हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लॉ जो है देवर कंटिन्यूड, और आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, बाकियों की भी गिल्ड्स हमको देखने को मिलती हैं, इनके अलग लॉज होते थे। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर होते थे गुप्ता एम्पायर में वो थे कुमार मत्याज, जो कि किंग अपॉइंट करता था। अभी हम ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे। और इनको कैश में सब कुछ दिया जाता था। कैश मतलब भाई कॉइन्स दिए जाते थे। देखिए गोल्डन एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्यंस जो हैं, मौर्यंस का कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। गुप्ताओं में आप मौर्यंस के एम्पायर को, जो उनका मतलब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कट कॉपी पेस्ट आप यहां पे कर दीजिए। सेम चीज यहां पे है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन मौर्यन की ब्यूरोक्रेसी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। अब क्योंकि गुप्ता खुद भी वैश्य थे, तो यहां पे जो रिक्रूटमेंट था वो अपर वर्ण में नहीं, खाली ऐसा नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय, बल्कि हर वर्ण में होता था। तो अब देखिए चीजें बदल गई। पहले क्या था कि जो क्षत्रिय है वही राजा बनेगा, लेकिन अब नहीं, कोई भी राजा बन सकता है। ब्राह्मण चाहे अब वैश्य भी राजा बने। तो वर्ण सिस्टम जो है वो धीमे धीमे अब वीक होने लगा। लेकिन कुछ ऑफिसेस, कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के हाथ में होते थे। पोस्ट हेरिडेटरी, यहां पे मेरिटोक्रेसी जो है वो वीक होने लगी। ये चीज है। जो हायर स्टेट ऑफिशियल्स होते थे उनको कैश में सब कुछ दिया जाता था। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो पूरा का पूरा एम्पायर था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स कॉल्ड भुक्तीज। ठीक है, मतलब जैसे आज की स्टेट है ना, ये देखो, ये है किंगडम। अब यहां पे प्रोविंसेस मतलब स्टेट होती थी, भुक्तीज। अब इस भुक्ती का गवर्नर होता था जिसको उपारिक बोला जाता था। अब यही भुक्ती जो थे वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, शहर में डिवाइडेड थे, जिसको विश्यास बोला जाता था। अब यहां पे जो लीडर होता था, जो सब कुछ देखता था, उसको कहते थे विश्यापति। फाइनली डिस्ट्रिक्ट आते थे और फिर विलेज आते थे। तो ये हम देखते हैं हिसाब किताब रहता था। महादंड नायक जो है ये जज होता था, इसको जज बोलते थे। और अमात्य जो है वो मिनिस्टर्स होते थे, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स। तो वही है कि आप यहां पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वही कि जो एम्पायर था पूरा भुक्तीज में डिवाइडेड था। हर भुक्ति में उपारक होता था। भुक्ति अगेन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, जिसको विषयास बोला जाता था, विषयपति। ठीक है, और विषयास जो है वो विथीज में डिवाइडेड थी, और फिर फाइनली विलेजेस में डिवाइडेड थी। राइट, तो ये चीज होता था। विलेज का जो हेडमैन होता था बहुत इंपॉर्टेंट था गुप्ता पीरियड में, और यही गांव के अफेयर्स को देखता था। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये तो देखो अर्बनाइजेशन भी तो होने लगा था, शहरीकरण होने लगा था। लेकिन अभी उस हिसाब से शहरीकरण, ज्यादातर लोग 80 से 90% लोग गांव में ही रहते थे। लेकिन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमको प्रोफेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे। ये सब हमको शहरों में देखने को मिलते हैं। शहरों में यही आप देखते हैं ना, शहरों में जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है,
वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, बढ़िया कंपनीज, आज की बात कर रहा हूँ, बढ़िया कंपनीज होती हैं, सब कुछ। तो ऐसे ही पहले के ज़माने में भी था। फ्लो जो था अगेन विलेज टू शहरी होता था, विलेज टू अर्बन होता, मतलब रूरल टू अर्बन होता था। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता था, अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें तो काउटी वर्ष बोला जाता था। ये चीज है। फ्यूडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूडेटरी चीफ होते थे इसमें, जिनकी 3 ऑब्लिगेशंस होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था गुप्ताओं की कि, और ये जो फ्यूडल चीफ होते थे इनको लैंड ग्रांट्स होने लगे थे, जमीनें दान में दी जाने लगी थी। अब ये राजा के ही अंदर रहते थे, लेकिन बाद में क्या होगा कि यही जो लैंड, जो भाई जमीन आप इतनी बड़ी दान दे दोगे, तो ये इसी जमीन पे क्या करते थे, इसी जमीन पे ये जिनको भी लैंड ग्रांट दिया जाता था, ये लोग अपनी आर्मी बना लेते थे और फिर राजा से ही विद्रोह कर देते थे। तो फ्यूडलिज्म सबसे पहले यूरोप में आया, ठीक है। अब यहां पे भी हमको फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है। और जो इनके, अब ये जो फ्यूडल चीफ होता था, सामंत होता था, ये अपने पर्सनल अटेंडेंट को पैसा देता था, राजा को ट्रिब्यूट देता था, कई बार शादी भी करा देता था। अब इन रिटर्न इन फ्यूडेटरीज को क्या देते थे कि आप रूल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज। साथ ही साथ फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंडितों के पास भी होता था। सातवाहना ने ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू की थी, और उसके बाद गुप्ता पीरियड में ये फ्यूडलिज्म जो है वो रेगुलर हो गया। रिलीजियस फंक्शंस में तो अरे वाह क्या बात है कि धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, ले जाओ ये जमीन, ले जाओ ये शहर तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, वो खराब है वहां मंदिर बनवा दो, ऐसा ये होता था। तो रिलीजियस फंक्शंस में तो लैंड ग्रांट किए जाते थे जिसमें टैक्स लगता ही नहीं था, पेजेंट से ही सारा टैक्स कलेक्ट करो, ये चीज। उसके बाद जो बेनिफिश होते थे, जो बेनिफिशरीज होते थे, जिनको लैंड मिलता था, मैंने बताया ना लैंड ग्रांट्स की हम बात कर रहे हैं, फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं, इनके पास इतनी ताकत होती थी, क्रिमिनल और सिविल लॉ भी एनैक्ट कर सकते थे, यानी कि क्रिमिनल्स को भी पनिश कर सकते थे, जमीन का कोई मामला है उसको भी देख सकते थे। कहने का मतलब ये है कि इनको काफी ज्यादा पावर दे दी जाती थी। जब इतनी ज्यादा पावर दी जाएगी तो ये डेफिनेटली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये चीज। मौर्यंस में बहुत सारे ऑफिशियल्स हमको देखने को मिलते हैं। गुप्ता रूलर में ना बहुत ज्यादा राजा थे, ना बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी थी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, है ना। तो जिस तरीके से मॉडर्न स्टेट में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एक एक समाहर्त और सन्निधत्त सब आपको ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, गुप्ताओं में ऐसा कुछ नहीं था। गुप्ता एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे, तुम ही सब देखो। गुप्ता एम्पायर का फॉल क्यों होता है? वीक सक्सेसर्स। स्कंदगुप्त के बाद कोई इतना ताकतवर था ही नहीं जो इस गुप्ता एम्पायर को संभाल पाए। दूसरा पॉइंट, हुनों का जो इन्वेजन था, लगातार जो इन्वेजन हुआ हुनों का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गुप्ताओं को काफी ज्यादा जो लॉस है वो झेलना पड़ा, ये चीज। मेहर कुल जो थे वो बहुत ही फेमस हुन किंग थे, तो ये बार बार अटैक करते थे। उसके बाद ये जो लैंड ग्रांट्स किए, इसमें बहुत सारे फ्यूडेटरीज थे जो गुप्ता एम्पायर से रिवोल्ट कर गए कि भैया। तो लेटर गुप्तास, ये तो फॉल होना ही होना था। फाइनली हम ये देखते हैं कि कन्नौज एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा। लेटर गुप्तास ने वो बिहार तक ही, मतलब वो इधर वाला का एरिया पूरा चला गया, सेंट्रल इंडिया और इधर वेस्ट इंडिया जो है वो चला गया इनके पास से। तो ये बिहार, जो लेटर गुप्ता जो थे वो बिहार तक ही सीमित थे। और फाइनली हम देखते हैं पुष्याभूति डायनेस्टी जो है, उन्होंने अपनी पावर जो है वो रिवाइव की, और नॉर्थ इंडिया में फिर अब इनका राज होने वाला है। और कन्नौज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो बनने वाला है। गुप्ताओं की बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी भी नहीं होती थी, क्योंकि लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होता, काफी घट गया। ट्रेड का भी दोस्तों हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ट्रेड भी बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से जो गुप्ता पीरियड में बहुत बड़े बड़े शहर थे, कमर्शियल सिटीज थी, वो धीमे धीमे जो है वो ढह गई। ओके, तो यही चीज है। तो जो लेटर गुप्ता थे वो मगध में रूल किए 8th सेंचुरी तक, मतलब इनका कोई प्रोमिनेंस नहीं था, राइट। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं तो कालिदास जो हैं, ठीक है भाई, कालिदास तो बहुत फेमस है, ठीक है, ये तो वो कोर्ट पोएट थे। कालिदास की भी कहानी काफी जबरदस्त है
जिस डाल पे बैठे थे उसी को ही काट रहे थे, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कालिदास जो है वो अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन देते हैं मार्केट टाउन्स। कालिदास ने बहुत सारे लिखे ना। कालिदास की अगर बात करें तो कुमार संभवा, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, ऋतु समारा, रघुवंशा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कालिदास ने लिखी। तो ये बताते हैं कि मार्केट एंड टाउन्स कैसे थे। चाइना से ट्रेड होता था, तो सिल्क जो है, सिल्क को उस समय चिनन सुख बोला जाता था, तो चाइनीज सिल्क को, तो चाइना से सिल्क आता था। भारत का जो कॉटन था वो बहुत ज्यादा फेमस था। रोम में यहां से ट्रेड होता था, भारत का कॉटन, भारत का मुस्लिन जो है, मुस्लिन एक तरीके का कॉटन क्लॉथ होता है, वो जाता था। कावेरी पट्टिनम में हम ये देखते हैं कि जो यवन सेक्शन था ऑफ द सिटी, यहां पे काफी ज्यादा ये जो है वो ओवरफ्लो होती थी। रोमन सेटलर्स आते थे यहाँ पे, सेटल होते थे। देखो कुछ ऐसे शहर थे जहां पे अरब सेटल हुए, जहां पे रोमन सेटल हुए, क्योंकि लगातार बिजनेस करना पड़ता था ना। भारत से कपड़ा जा रहा है यूरोप, यूरोप से पैसा आ रहा है भारत, तो उसको ये सब मिडिल देखते थे। तो हमको काफी रोमन सेटलमेंट भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट रोमन फैक्ट्री भी डिस्कवर हुई है, राइट। अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ब्रोच यानी कि भरूच, गुजरात का भरूच, और बारी गाजा, मतलब दोनों को ही एक ही चीज कहते थे। भरूच को उस समय बताया था ना कि पहले भरूच जो है आज जो गुजरात में है उसको ब्रोच या फिर बारी गाजा बोला जाता था। ये वेस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट था, यहीं से ही पूरा ट्रेड होता था। ग्लास प्रोडक्शन भी गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गया था। यहां तक जो रोमन एम्पायर था, कॉन्स्टेंटीन, जूलियन, जस्टिनियन, उस समय भाई कॉन्स्टेंटीन आ गया था, क्रिश्चियनिटी हर जगह फैल गई थी, तो इंडियन एम्बेसी वहां तक जाती थी। एलेक्जेंड्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लेस बन गया था। जो भारत से ट्रेडर्स आते थे एलेक्जेंड्रिया में मिलते थे। व्राहमीर जो है, व्राहमीर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर को ट्रिब्यूट देते थे। वो बताते थे कि जिस तरीके से भाई ग्रीस और भारत में बहुत समानताएं हैं। एक तो ग्रीस इधर पहले तो अलेक्जेंडर आया, उसके बाद फिर अपने जर्नल को छोड़ के गया, ठीक है, हेलेनिस्टिक पीरियड जिसको बोला जाता है। फिर इंडो ग्रीक से यहां पे आए। तो ग्रीक की जो माइथोलॉजीज थी, जो कल्चर था, जो लैंग्वेज थी, उससे हमने काफी इंटरैक्ट किया भाई। तो इसीलिए वराहमीर कहते हैं कि भाई जो ग्रीक्स है ना, जितने हमारे ऋषिज को आप रिस्पेक्ट करते हो उतनी ही रिस्पेक्ट इनको दो। भारत पहले थे जिन्होंने मरकरी का यूज शुरू किया। दे एडवोकेटेड द इंटरनल यूज ऑफ मरकरी। वराहमीर देखिए, इस समय मरकरी जो है इट इज द ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अगर आप मरकरी को स्विमिंग पूल, जैसे मरकरी का पूल बना दीजिए, पानी की जगह मरकरी डाल दीजिए अपने स्विमिंग पूल में, तो आप डूबेंगे नहीं, आप चलेंगे। मरकरी जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गोल्ड कॉइन्स को दीनार बोला जाता था, सिल्वर कॉइन्स को रुपए कास बोला जाता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जबरदस्त ये टाइटल्स लेते थे। डिविनिटी हमको देखने को मिलती है, और जो राजा थे वो विष्णु थे, है ना। मतलब विष्णु की, जैसे विष्णु भगवान विष्णु होते ना प्रिजर्वर, वैसे ही भगवान विष्णु ज्यादातर गुप्ता जो थे देवर वैष्णवाइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हमको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन थे? कुमार मत्यास, ब्यूरोक्रेट्स। ये बताया कि एम्पायर जो था वो भुक्ति में डिवाइडेड था। उपरिक, भुक्तीज, अगेन डिस्ट्रिक्ट में विषयापति, और फिर विषयापति जो थे वो मतलब भुक्ति जो है वो स्टेट होता था, विषयापति जो होता था वो प्रोविंस होता था, और उसके बाद फिर जो गांव होता था, ठीक है, देवर अंडर ग्रामिका, ठीक है। तो ये चीज है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें क्या ही बताऊं। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सिविल और क्रिमिनल लॉज को क्लियरली डिफाइन किया था और डिमार्केट किया गया कि भाई ये क्रिमिनल है और ये सिविल के अंडर आता है। पर्सनल लिबर्टी बहुत ज्यादा थी, फ्रीडम आपको थी। लोग जो थे वो अपने हिसाब से रूल करते थे, अपने आइडिया को प्रोपगेट कर सकते थे क्योंकि सेक्युलरिज्म था। डेक्कन में आप जाएंगे तो आपको वाकाटाका एम्पायर मिलता है, तो वाकाटाका एम्पायर के साथ मैरिटल अलायंस कर ली चंद्रगुप्त टू ने, अपनी बेटी की शादी करवा दी वाकाटाका प्रिंस से। और फिर हम यहां पे देखते हैं कि वाकाटाका एम्पायर भी इनके पास आ गया। ये काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था और ज्यादा यूनाइटेड था। लैंड टैक्स को इंक्रीज किया गया, और वही है फ्यूडलिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बहुत ज्यादा फ्यूडलिज्म एक बहुत बड़ा, वही बताया था ना, कॉज भी बना इनके डिक्लाइन का, ये चीज है। तो फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस टू प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिलते हैं कि जो प्रीस्ट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कुमार मत्यास जो थे, उनको चलो कोई बात नहीं, तुमको टैक्स इतना नहीं देना है, हम तुमको कंसेशन देते हैं। इनको सैलरी कैश में नहीं पे की जाती थी, इनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे कि यार तुम्हारा तो पूरा का पूरा जमीन है। रिलीजियस फंक्शंस में भी वही है, रिलीजियस फंक्शंस में जो लैंड दिया जाता था उसको अगर हर बोला जाता था, जिसमें कभी भी टैक्स नहीं लगता था।
सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, वर्ण आश्रम धर्म हमको देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। कास्ट थी, उसमें सब कास्ट थी। हालांकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ फॉरेनर्स भी आए जो कि इंडियन सोसाइटी में मिले। बहुत सारे ट्राइबल पीपल भी आए ब्राह्मणिकल सोसाइटी में। लैंड ग्रांट दिया जाता था ना, तो लैंड ग्रांट जब दिया जाता था तो लोग ही तो रहेंगे वहां पे, और कौन रहेगा। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे। अब ट्राइब्स भी थी उस समय, कोई जंगल में रह रही है, उस समय तो सभी जंगल था, ज्यादा डेवलपमेंट तो था नहीं। कोई पहाड़ पे रह रही है, तो जब पता चलता था अच्छा वहां पे जमीन बहुत बड़ी दी गई तो चलो वहीं पे चलते हैं, तो काफी ज्यादा ट्राइबल लोग भी यहाँ पे रहने आए। तो ये चीज है। फिर वुमेन्स की भी कंडीशन ठीक थी। लिटरेचर में औरतों को आइडियलाइज किया गया है। कॉइन्स में आप देखेंगे तो भगवान लक्ष्मी हर जगह आपको देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, ठीक थी, लोअर पोजीशन थी। लेकिन अब इसमें जैसे एजुकेशन नहीं दी जाती थी। एक आइटम, एक प्रॉपर्टी है, औरत एक प्रॉपर्टी है, इस तरीके से। एपिक्स या पुराण जो है ये नहीं सुन सकती थी, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन इतनी खराब भी पोजीशन नहीं थी। शूद्रों की पोजीशन ठीक ठाक थी, दे इंप्रूव, मतलब सम वॉट इंप्रूव हुई थी शूद्रों की जो पोजीशन थी। लेकिन जो अनटचेबल्स थे और अनटचेबिलिटी ये इंक्रीज हुई, क्योंकि ट्राइब्स का इधर से आना हुआ ना। ट्राइब्स जो है, देखिए बहुत सारी कास्ट जो है, सब कास्ट हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आए, यहाँ पे ट्राइब्स आए, तो अनटचेबिलिटी इंक्रीज हुई। सती हमको पहला एग्जाम्पल ऑफ सती यहां पे देखने को मिलता है। हालांकि सती का जो एग्जाम्पल था, मतलब ये गुप्ता पीरियड में हमको सती देखने को नहीं मिलती है ये चीज। उसके बाद फिर रिलीजन की बात करते हैं। बहुत सारी लीगल टेक्स्ट बुक लिखी गई थी इसी दौरान। भागवत गीता हो गया, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बहुत सारे पुराण भी देखने को मिलते हैं हमको। महाभारत रामायण भी इसी समय कैनोनाइज्ड हुई थी। हिंदुइज्म ने अपना शेप इसी समय लिया, जो बाद में भी शंकराचार्य आएंगे आएंगे तो पूरा प्रोपगेट करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दे वर रेफर्ड एज सुप्रीम डाइटी, कि यही ट्रिनिटी है हमारे यहाँ। तो हिंदुइज्म को यहाँ पे शेप मिला। अभी तक बुद्धिज्म बुद्धिज्म आप देख रहे थे ना, आप हिंदुइज्म को यहाँ पे शेप मिला। भगवतिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। विष्णु, वर्शिप ऑफ विष्णु, बहुत वैष्णवाइट थे गुप्तास, तो विष्णु की भक्ति जो है वो फेमस हुई। हिस्ट्री को दिखाया गया कि विष्णु के 10 अवतार हैं, तो यहां पे दशा अवतारम का कंसेप्ट भी आया। कर्म की थ्योरी जो है यहां पे प्रोपोगेट की गई। भक्ति और अहिंसा जो है, यही भगवतिज्म, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवतिज्म में यही तो है ना, भक्ति और अहिंसा, देवर द फाउंडेशन। आइडल वर्शिप अब हमको यहां पे देखने को मिलती है, यानी कि मूर्ति पूजन अब आ गया था। और उसके बाद अवतार, विष्णु के अवतार आएंगे, ये भी हमको देखने को मिलता है। दुर्गा, अंबा, काली, चंडी, फीमेल डाइटीज भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, 4 एंड हमको देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये हमारी लाइफ की साइकिल है, मतलब ये हमको परफॉर्म करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जो बुद्धिज्म को ज्यादा पेट्रोनेज यहां पे नहीं मिली। हालांकि गुप्ताओं ने किसी भी धर्म का मतलब उसको नकारा नहीं, बोला कि ठीक है अगर आपका भी धर्म है तो आप आ सकते हो, लेकिन एज सच कोई पेट्रोन नहीं था। कोई भी गुप्ता एम्परर जो है उसने बुद्धिज्म को अपनाया नहीं। ओके, तो ये चीज है। लेकिन फाहीन बताते हैं कि हाँ, ये जो रिलीजन था, जो बुद्धिज्म था, वो स्टेट में फ्लरिश कर रहा था, लेकिन गुप्ताओं के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अशोक और कनिष्क में जो ये रिलीजन था बहुत ऊपर चला गया था। साइंस एंड टेक की बात करते हैं दोस्तों, भाई मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में गुप्ताओं का जो वर्क है इसको कोई छू नहीं सकता। इसमें तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया है भैया। ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी में आए, इन्होंने जीरो, नेगेटिव क्वांटिटीज, इंटीजर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। इन्होंने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत लिखी, जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई 800 साल बाद आएंगे अभी न्यूटन, उससे पहले ब्रह्मगुप्त आ चुके हैं, तो हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने को। धनवंतरी अपनी आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, तो धनवंतरी में आयुर्वेद की नॉलेज हमको देखने को मिलती है। आर्यभट्ट के बारे में कौन नहीं जानता, वराहमीर के बारे में कौन नहीं जानता। तो पहले आर्यभट्ट तो पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने आर्यभट्टयम लिखी। लोनर, सोलर इक्लिप्स, जीरो, अर्थ जो है धरती है गोल है, एवरीथिंग वाज डिफाइंड बाय आर्यभट्ट। नंबर सिस्टम आर्यभट्ट ने डेवलप किया। यही आर्यभट्ट ने पहले बताया कि भैया सन इज स्टेशनरी। तो जो बोलते हैं कि भारत की साइंस, आप देख लो ना, ये सब रिकॉर्ड्स है।
हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो चुका था, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इसीलिए गुप्ताओं को गोल्डन एज ऑफ, जब ये सवाल आएगा, अगर आ सकता है तो आप ये लिखेंगे, व्हाई इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर परफेक्ट, साइंस एंड टेक परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इकोनॉमी वाज परफेक्ट, एक्सपेंशन वाज परफेक्ट। वराह मीर जो है वो बृहत संहिता के लिए फेमस है, कि पहले ये बोला जाता था ना भाई, यूरोप में क्या माना जाता था कि जो वहां पे यही था कि भाई जो धरती है, धरती के इर्द गिर्द सब घूम रहा है, लेकिन भारत में पहले ही बता दिया गया था आर्यभट्ट ने, वराह मीर ने, कि भाई धरती के इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है और धरती जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब समझिए उस समय कोई सैटेलाइट नहीं थी, कॉपरनिकस तो बाद में आएंगे। पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखी, जो कि 5 एस्ट्रोनॉमिकल किताबों की समरी है। रोमक सिद्धांतिका इन्होंने लिखी। वग्भट्ट ने, ही वॉज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन, यानी कि आयुर्वेद भी बहुत तगड़े तरीके से डेवलप हुआ। हाथियों में कितनी सारी बीमारियां होती हैं यह लिखा गया, तो तगड़े से रिसर्च होती थी। ये सब रिसर्च पे ही पॉसिबल है। लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज, सब कुछ संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, और हमको यहां पे वर्सेस में ज्यादा एम्फेसिस देखने को मिलता है, श्लोक हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणिकल लिटरेचर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, सेक्युलर लिटरेचर भी हमको देखने को मिलता है। कालिदास ने बहुत कुछ लिखा, जैसा कि अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशा, ऋतु समार, मालविका, अग्निमित्र, इस तरीके के कॉइन्स थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कमाल का काम है। विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी, जो उस समय इकोनॉमी के बारे में बताता है। देवी चंद्रगुप्तम लिखी, अच्छा विशाख दत्त ने लिखी थी, मैंने कालिदास बोल दिया था, तो ये चीज है। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखी। रामायण और महाभारत अलॉन्ग विथ पुराण स्मृति को भी यहां पे फाइनल कंपाइलेशन मिला। अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखी यहां पे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत सारे, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, गांधार हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो गुप्ता जो थे, देवर डिस्टिंग्विश्ड क्राफ्ट्समैन। आयरन और ब्रॉन्ज का काम इनका शानदार। तो ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा भी हमको देखने को मिलती हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। आयरन पिलर मेहरौली में जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब ये देखिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर इतना शानदार था, क्या 1400 साल तक वो जीवित है। साइंस देखिए, आप यहां पे मंदिर बनने लगे, गुप्ता पीरियड के बाद मंदिर बनने लगे। दशावतार टेम्पल हमको देखने को मिलता है देवगढ़ झांसी में। फिर भिटार गांव में, कानपुर में जो है, वहां पे हमको टेम्पल देखने को मिलता है। स्कल्पचर्स का शानदार रिप्रेजेंटेशन, जो भगवानों को अपरूप दिया जाने लगा, और बहुत ही शानदार, बस ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे थे यह बताए दिखाया जाने लगा। नारायण टेम्पल हमको देवगढ़ में देखने को मिलता है, दशावतार का। मेटल स्कल्पचर का शानदार, क्योंकि आयरन और ब्रॉन्ज का कमाल का वर्क होता था, तो मेटल वर्क बहुत गजब का था। ये जो स्कल्पचर है, इट वाज रिलेटेड टू मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। पेंटिंग भी बहुत ही शानदार। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग तो आएगी ही आएगी। अजंता पेंटिंग्स आप देखिए। अब अजंता पेंटिंग्स में जो थीम्स होती थी वो जटाक स्टोरीज, बुद्धिज्म की जो कहानियां हैं वहां से प्रेरित होती थी। बुद्धा का जो इनकारनेशन, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की कहानी, बुद्धा सिटिंग इन धर्म चक्र मुद्र, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। विष्णु, शिव और बाकी हिंदू गॉड्स के भी हमको इमेजेस देखने को मिलते हैं। तो गुप्ताओं ने एक तरीके से हिंदुइज्म को, इसीलिए कहते हैं ना, शेप दिया। इतना सब कुछ हमको देखने को मिलता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो चाहे साइंस एंड टेक हो, एवरीथिंग वॉज प्रोड्यूस्ड। गुप्ता पीरियड आते आते सब कुछ कंपाइल हो चुका था, हमारे पास इतनी सारी नॉलेज हो चुकी थी। वकाटका एम्पायर की बात करते हैं दोस्तों। वकाटका सेंट्रल इंडिया में, मतलब डेकन्स में, काफी पावरफुल एम्पायर था। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी की शादी जो है वो करवाई थी वकाटका प्रिंस से, रुद्रदमन से, और उसके बाद मैरिटल अलायंस हो गया था। तो ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, नॉर्दर्न डेक्कन का एरिया है, ये सब इनके पास था। वकाटका जो थे वो ब्राह्मण्स थे, और इनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इनको हरित पुत्रास भी बोला जाता था। ये आप देख सकते हो ना, ये है वकाटका, और ये पूरा का पूरा इधर वाला जो पूरा रीजन है, यहां से लेकर और पूरा नॉर्थ तक चले जाइए, ये गुप्ताओं का है। तो विंध्य शक्ति जो है वो वकाटका के फाउंडर थे। प्रवार सेन जो है वो विंध्य शक्ति के बेटे थे। अब इन्होंने भी इंपीरियल टाइटल्स लिए।
सम्राट, महाराजा धीराज, ये सब अश्वमेध यज्ञ इन्होंने भी परफॉर्म किया। रुद्रसेन वन अगले रूलर, इलाहाबाद पिलर में इनका भी हमको थोड़ी जानकारी देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन वन को हराया था। तो भाई ये लड़ाई चल रही थी वाकाटाका और ये गुप्ताओं के बीच में। फाइनली चंद्रगुप्त टू ने इस लड़ाई को खत्म किया। रुद्रसेन टू ने प्रभावती गुप्ता से शादी की। अब जब रुद्रसेन टू की बड़ी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो प्रभावती ने रूल किया था इनके बिहाफ पे। अब वाकाटाका का कंट्रीब्यूशन क्या था? इकोनॉमी की बात करें तो भाई एग्रीकल्चर इसमें काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ। लैंड डोनेशन यहां पे ब्राह्मण्स को दिए गए। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड यहां पे दिया गया। लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा, मतलब जो वेस्ट लैंड है वो काफी ज्यादा यहां पे देखने को मिलता है हमको। काफी डोनेशन रहा, जिसकी वजह फ्यूडलिज्म आया। तो वाकाटाका जो है, दे गॉट द सपोर्ट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा खासा इनके समय में होता था। रिलीजन की बात करें तो ये देवर डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड शिव, तो विष्णु और शिव की ये पूजा करते थे। लेकिन बुद्धिस्ट और जैन अगेन देवर सेकुलर, बुद्धिस्ट एंड जैन को भी ये प्रोटेक्ट करते थे। लिटरेचर की बात करें तो प्रवरसेन टू ये वाकाटाका रूलर थे। इन्होंने प्राकृत पोयम सेतुबंध लिखी थी। कालिदास ने मेघदूत लिखी थी इन्हीं के ही कोर्ट में, ठीक है। साथ ही साथ जो अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन्होंने पेट्रोनाइज किया। बहुत सारे ब्राह्मणिकल टेम्पल्स इन्होंने बनाए वाकाटाका ने। मेनी ब्राह्मणिकल टेम्पल्स वर नोन। वाकाटाका छोटा सा ही है, ऐसे ही चूंकि गुप्ताओं के पैरेलल चल रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द किंगडम इन सौराष्ट्र? द करेक्ट आंसर इज ए, भट्टारक, ठीक है। सो मैत्रिक डायनेस्टी थी ये। इट वॉज फाउंडेड बाई जनरल भट्टारक। हु इन्वेडेड गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्त? अब ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल है। इसमें ईस्टर्न हुनास, ब्लैक हुनास, व्हाइट हुनास की रेड हुनास थे? तो द करेक्ट आंसर इज व्हाइट हुनास, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पुष्याभूति रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजा धीराज? प्रभाकर वर्धन, इन्होंने ये टाइटल लिया था। हालांकि अभी जब हम पुष्याभूति अगले ही हैं, तब उनके बारे में पढ़ेंगे। अगले से अगले हैं, अभी तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आएगा, तब हम इनके बारे में जानेंगे। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग भारत विजिट किए। कौन से इंडियन एम्परर के उसमें? द करेक्ट आंसर वॉज हर्षवर्धन, ठीक है। अभी ह्यून सैंग की भी हम बात करेंगे। हर्षवर्धन ह्यून सैंग से आसाम मिलने पहुंच गए थे। वो इतना हर्षवर्धन पागल थे, मतलब बहुत ही शानदार रूलर। पागल मतलब लिटरेचर के लिए पागल। हर्षवर्धन से बेहतरीन रूलर शायद ही भारत में कोई हुआ हो। बहुत ही कमाल के रूलर। 16 साल की उम्र में उन्होंने सत्ता संभाली। अभी जब हम बात करेंगे तो आपको उनकी कहानी बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी इन दी टोंडन नायडू? पता नहीं यार, ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। सो सी, पल्लव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हुनास? हुना वॉज अ रेयर रेस ऑफ सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल एशिया से ही आए थे हुण जो है। हुण इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्त। बिल्कुल, दोनों ही सही हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ पोस्ट गुप्ता एरा वॉज इरानियन ओरिजिन? द करेक्ट आंसर वॉज मैत्रक। मैत्रक जो थे वो ईरानियन ओरिजिन के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? महासंधि विगासक ये ऑफिसर था जो वॉर एंड पीस के लिए डिसाइड करता था। आयुक्तक ये ऑर्डिनरी ऑफिसर था। वरियादेश्वर हेड ऑफ कैवलरी था। अब ये अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो आपकी किस्मत खराब है, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला है। तो इसमें करेक्ट सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ब्रोच, अच्छा ठीक है। तमरा लिप्ति, अच्छा ठीक है, ओके। नॉर्थ इंडियन ट्रेड जो है तमरा लिप्ति और भरोच दोनों ही करते थे, लेकिन नॉर्थ वाला जो पोर्ट था वो था तमरा लिप्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर। टू अननोन एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दिस इज द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग? ये आप याद रख लीजिए, बाग केव्स। बाग केव्स में आपको गुप्ता पेंटिंग्स, अजंता में तो आपको दिखेगी, साथ ही साथ बाग केव्स में भी आपको अजंता पेंटिंग्स दिखेंगी। सो करेक्ट आंसर इज ए।
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच फॉलोइंग वॉज पंचतंत्र रिटन? गुप्ता, सी इज द करेक्ट आंसर। विष्णु शर्मा ने लिखी थी ना। डेसिमल न्यूमरस सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? चलो ये तो आर्यभट्ट ने, तो गुप्ता। चंद्रगुप्त टू, अगर और ज्यादा इसको आप एक्सपैंड करना चाहे तो बहुत आसान सा सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 56 ऑफ द गुप्ता एरा? ये कोई गड़बड़ लग रहा है। ईयर 56 क्या होता है यार? चंद्रगुप्त टू 56 साल। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ कांची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त? कौन थे यार? देखना पड़ेगा मुझे भी। अच्छा, विष्णुगुप्त। विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड गिव डिटेल्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ लैंड? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन तो नहीं था, भिट्टारी पिलर भी नहीं था। बेग्राम और दामोदर कॉपर प्लेट में से कोई एक हो सकता है। मैं बेग्राम कॉपर प्लेट पे लगाऊंगा नहीं। ओके, दामोदरपुर कॉपर प्लेट। गुप्ता इंस्क्रिप्शन हु हैज बीन कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र? ये तो आसान है। द करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। ये तो बताया था आपको। ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज? जो ऑफिसर था जिसको लैंड की कस्टडी दी जाती थी, लैंड रिकॉर्ड्स की कस्टडी दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? द करेक्ट आंसर इज बी, करान। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।